नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पशु परिचय के विद्यार्थियों के लिए RWS क्लासेस पर टेस्ट सीरीज जारी है। अब तक हमने 9 टेस्ट कर लिए हैं, जिनमें हमने सारे प्रश्नों को याद किया है ट्रिकों के माध्यम से और महत्वपूर्ण व्याख्या के माध्यम से। हमने हर एक ऑप्शन की व्याख्या करके और बहुत ही बढ़िया तरीके से याद किया है प्रश्नों को। ये बात जो स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए हैं उनको भली भांति याद है कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को याद करते हैं और समझते हुए पढ़ते हुए अच्छे से टेस्ट को क्लियर करते हैं। तो साथियों, जो भी नए जुड़े हैं उन सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आप हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे और जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप सबसे पहले उसका लाभ उठा पाएंगे। साथियों, आप प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार विज़िट करें। वहाँ पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास दी जाती है, यानी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, उसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से डेली के न्यूज़ से उठाए जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो आने के चांस रहते हैं उनके परीक्षा में, उन्हीं प्रश्नों को जो है आपको दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो करंट की वीडियो ज़रूर देखें। आप करंट अफेयर्स आप मंथली पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन डेली की 5 सेकंड की वीडियो है। 5 प्रश्न अगर आप पढ़ते हैं तो सोचे महीने में कितने प्रश्न होते हैं। आपकी करंट अफेयर्स ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे RWS फैक्ट वाली क्लासेस ज़रूर देखें। उनमें आपको दिया जाता है एक टॉपिक को लेकर शॉर्ट एंड स्वीट्स में उसको बनाकर एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक पॉइंट बनाकर फिर आपको दिया जाता है, तो कम समय में ज़्यादा पढ़ने का अनुभव आपको वहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों, चैनल को ग्रो करवाना आप ही का काम है, आप ही की जिम्मेदारी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आ जाइए मेरे भाई। ये है आपका पहला प्रश्न। करें शुरू? चलिए, पहला प्रश्न है आपका, पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल बागौर किस जिले में स्थित है? अच्छा, जो बागौर सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है? तो बागौर सभ्यता आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागौर सभ्यता आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और बागौर सभ्यता से और अगर बात करें तो इसके बारे में कुछ थोड़ा जान ले कि बागौर सभ्यता पहली बात तो भीलवाड़ा में जिले में स्थित है। ठीक है, नदी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? तो यहाँ पर एक तो आपके कोठारी नदी, सॉरी, कोठारी नदी आपके यहाँ पर हो जाएगी, यानी कोठारी नदी के किनारे पर जो है बागौर सभ्यता स्थित है। ठीक है, और यहाँ से आपके कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, तो वो बनता है आपका कि महासतियों का टीला किसे कहा जाता है? एक शब्द आता है महासतियों का टीला। महासतियों का टीला कहा जाता है जो बागौर सभ्यता में उत्खनन कार्य होता है ना, जिस स्थान पर बागौर सभ्यता में उत्खनन का कार्य होता है उस स्थान को कहा जाता है महासतियों का टीला। ठीक है, तो उत्खनन का कार्य जिस स्थान पर होता है उसे कहते हैं महासतियों का टीला, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो उत्खनन का कार्य किया था वीरेंद्र मिश्र ने,
जो कि आपके सन 1967 में किया था। कब किया था? 1967 में वीरेंद्र मिश्र ने जो है बाबर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देख लिए अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसी तरह की बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन प्रश्नों की व्याख्या करके और उनको याद करने वाले हैं। सेकंड प्रश्न है आपका, पौराणिक व प्राचीन स्थल मचकुंड जिसे तीर्थों का भांजा कहते हैं कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके धौलपुर जिले में स्थित है। धौलपुर जिले में स्थित है। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। तीर्थों का मामा कहाँ है? पुष्कर में है। तीर्थों की नानी कहाँ है? देवयानी तीर्थ, जो कि कहाँ पर स्थित है? सांभर में। तो तीर्थों का मामा आपके पुष्कर जिले में है, सॉरी जिला नहीं, अजमेर जिले में पुष्कर में। तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ सांभर को कहते हैं। और आपका मामा कौन सा हो जाएगा? पुष्कर में। भांजा कौन है? धौलपुर में। तो याद रखिएगा, इन तीनों शब्दों को आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तीर्थों का मामा पुष्कर में है, तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ सांबर में है, और तीर्थों का भांजा कहाँ है? आपका धौलपुर में, जिसे कहते हैं मचकुंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 है, सिरोही जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया था चंपा कंवर जी ने। चंपा कंवर महाराज सुल्तान की रानी थी, और उन्होंने जो है सिरोही जिले में चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, अच्छा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कि गंदे पानी की निकासी के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप का अपनाते थे? चक्रकूप की जो व्यवस्था होती है गंदे पानी को निकालने के लिए, वो कौन सी सभ्यता के थे? तो वो थे आपके आहड़ सभ्यता के लोग। आहड़ सभ्यता से आपके चक्रकूप का प्रयोग किया जाता था गंदे पानी को निकालने के लिए। और अगर इसकी बात करें हम, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ मैं बता देता हूँ इसके बारे में डिटेल। तो आहड़ सभ्यता आपके एक तो उदयपुर ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में स्थित है साहब, उदयपुर में। ठीक है, दूसरा इसके बारे में बात करें तो नदी कौन सी हो जाएगी, किस नदी के किनारे है? तो ये आपके आयड़ नदी के किनारे है, आयड़ नदी के किनारे। ठीक है, आयर नदी के किनारे है, उदयपुर में स्थित है। और इसकी खोज किसने की? तीसरा इसकी खोज, तो खोज की थी इसकी खोज खोज की थी आपके अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने, ठीक है, खोज की अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की? तो ये खोज की थी आपके 1953 में। 1953 में खोज की। ठीक है, और बात करें इसके, तो इसका उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो उत्खनन का कार्य जो किया, उत्खनन का कार्य किया था आपके आरसी अग्रवाल जी ने। आरसी अग्रवाल जी ने, ठीक है। तो आरसी अग्रवाल जी ने काम किया। कब किया था? ये काम किया था आपके उत्खनन का 1956 में। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने जो है इसकी खोज की, और आरसी अग्रवाल ने 1956 में उत्खनन का कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन है? और है आपकी कालीबंगा। अच्छा, कालीबंगा के बारे में मैं बता दूं आपको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कालीबंगा से आपको याद रखना है, एक तो यहाँ से सभ्यताओं से तो आपको जो यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए उन सभी को याद रखना है। ठीक है, कालीबंगा आपके कालीबंगा पहले बात तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, और इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष जी ने, 1952 में की थी। 1952 में की। 1953 में आपके आहड़ सभ्यता की खोज की अक्षय कीर्ति व्यास ने। उससे पहले आपके कालीबंगा की खोज की आपके अमलानंद घोष जी ने 1952 में। इसका उत्खनन का कार्य जो है 3 लोग थे जिन्होंने मिलकर किया था, आपके ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर और एमडी खरे जी। इन तीनों ने मिलकर जो है उत्खनन का कार्य किया था। अच्छा, नदी कौन सी है इसके किनारे कालीबंगा के? तो नदी हो जाएगी आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी, जिसे पहले क्या कहा जाता था प्राचीनतम, तो प्राचीन में उस टाइम पे कहा जाता था सरस्वती के नाम से जाना जाता था घग्गर नदी को। ठीक है, और अगर पूछा जाए तो इसे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है
कालीबंगा से कितने स्तर सामने आए हैं, जो स्तर है वो कितने हैं, तो वो 5 स्तर सामने आए हैं। ठीक है। और इससे यहाँ से एक और प्रश्न बनता है मेरे दोस्त कि प्राक हड़प्पा कालीन मकान में कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया, किस सभ्यता में, तो ये आपके कालीबंगा में किया गया। और जो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, इस वजह से कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती व गरीबों की बस्ती भी कहा गया, तो इस शब्द को भी याद रखिएगा। और यहाँ से मिले कुछ प्रमुख अवशेष हैं, जैसे अंडाकार चिरायु कब्र मिली है, ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं, हाथी के दांत की कंगी मिली है। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा ये यहाँ का जो है मेन पॉइंट है कि मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं आपके कालीबंगा से। ठीक है। बाकी बहुत सारे मिले हैं, लकड़ी की बल्लियों से बनी छत मिली है, मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली, मंदिर नहीं मिले। ठीक है। और ऊँट की अस्थियाँ आपको यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम बैराट सभ्यता की। अच्छा, बैराट सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। तो बैराट सभ्यता आपके कहाँ पर है, ये है आपके कोटपुतली बहरोड में। पहले कहाँ आती थी, पहले आपके जयपुर ज़िले में आती थी, लेकिन अब जब से कोटपुतली बहरोड नया ज़िला बना है, तब से आपकी बैराट सभ्यता जो कहाँ स्थान कहाँ गया है, कोटपुतली बहरोड में। ठीक है। और इसकी खोजकर्ता कौन थे, यानी खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। कब की, 1937 में की थी। अच्छा, उत्खनन का कार्य किसने किया था, उत्खनन का कार्य आपके नीलरत्न बनर्जी जी थे, इन्होंने किया था। ठीक है। बात करें यहाँ से जो बैराट सभ्यता से अवशेष को क्या क्या मिले हैं, तो एक तो आपके 6-7 कमरों का खंडरनुमा भवन मिला है, चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है, और आपके यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं, 8 जो है बौद्ध मठ मिले हैं आपके। ठीक है। शंख लिपि के प्रमाण आपको बैराट सभ्यता से देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपकी बैराट सभ्यता का रिवीजन आपका हुआ कुछ। ठीक है। अब बात करते हैं हम, कौन सी बची, अपनी बची बालाथल सभ्यता। तो बालाथल सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। बालाथल सभ्यता कहाँ पर है आपका स्थान, तो ये है आपके उदयपुर ज़िले में। उदयपुर ज़िले में ही, मतलब उदयपुर ज़िले से जो है, उदयपुर से 30 से 32 किलोमीटर दूर एक बल्लभ नगर स्थान पड़ता है, वहाँ पर जो है आपकी बालाथल सभ्यता देखने को मिलती है। और इसकी खोज की थी डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र ने। ठीक है। बालाथल में आपके कपड़े के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, और ये दूसरा सभ्यता स्थल हो जाएगा, क्योंकि कपड़े के जो अवशेष हैं आपके बैराट सभ्यता से भी मिले हैं। ठीक है। तो इतना ही याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने आपको चारों ऑप्शनों के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल को बताया है, और आपने अच्छे से सुना होगा, है ना। तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार की व्याख्या हम करते करते धीरे धीरे प्रश्नों को जो है याद करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि कौन क्या कैसे क्या कब कैसे होता है। अच्छा, आर्य सभ्यतावादी, ये हमने पढ़ ही चुके हैं। गंदे पानी के निकास के लिए एक उपकरण प्रयोग में लाते थे, जिसे चक्रकूप कहते थे। चक्रकूप प्रश्न ही था ये तो हमारा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 है कि कछवा वंश के संस्थापक कौन थे। तो कछवा वंश के संस्थापक आप सभी जानते हैं, दुलेराय थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है। तो भाटी राजवंश की कुल देवी आपकी स्वांगीय माता हो जाएगी, स्वांगीय माता हो जाएगी भाटी राजवंश की कुल देवी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल सम्राट से किया था। तो जहांगीर के साथ किया था जगत गोसाई का विवाह मोटा राजा उदय सिंह ने। मारवाड़ राज्य से होने के कारण जगत गोसाई को जोधा भी कहा जाता था। ठीक है। चलिए, किस वर्ष अजयराज ने अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये आपके करवाया था 1113 ईस्वी में, अजमेर यानी अजमेर में अजयमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे क्या तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और बात करें तो इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, दूसरा जिब्राल्टर इसको कहा जाता है ना। और इसके उपनाम है
जैसे आपके इसको कहा जाता है आपका गढ़विठली दुर्ग। गढ़विठली क्यों कहा जाता है? गढ़विठली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गढ़विठली जो पहाड़ी है वहाँ पर बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जिब्राल्टर इसको किसने कहा था? तो दूसरा जिब्राल्टर इसे कहा था विलियम बेंटिंक ने, जबकि पूर्व का जिब्राल्टर कहा बिशप हेबर जी ने। ठीक है। और इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय भी इसे कहते हैं, अरावली का अरमान इसे कहते हैं, राजस्थान का नाका इसको कहते हैं। ये सभी मैं आपको अजयमेरु दुर्ग के उपनाम बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बनता है इसलिए। ठीक है। अच्छा, इस दुर्ग का नाम जो है किस रानी के नाम पर तारागढ़ का दुर्ग, भाई तारागढ़ दुर्ग का नाम है तो किसके नाम पर पड़ा था? तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी थी ताराबाई, उसके नाम पर तारागढ़ दुर्ग जो है पड़ा है इसका। ठीक है। और डिटेल अगर देखें तो मालवा के परमारों को दबाए रखने तथा अन्य शत्रुओं से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजयमेरु यानी अजमेर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गढ़विठली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गढ़विठली पहाड़ी पर बना हुआ इसलिए इसे गढ़विठली दुर्ग कहते हैं। ठीक है। और आप सभी जानते हैं इसी दुर्ग में आपके रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध जो आपकी मालदेव की रानी थी, रानी उमादेव, वो यहाँ पर उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। ठीक है। यहाँ पर आपके 14 जो है बुर्ज बने हुए हैं इसी दुर्ग में। ठीक। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, काफ़ी डिटेल में चले गए इसके, है ना। जब नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 9 नंबर का आपकी स्क्रीन पर कि तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच कब हुआ था? तो दूसरा युद्ध आप सभी जानते हैं 1192 में हुआ था। 1191 में मोहम्मद गोरी को पीट दिया था, लेकिन बाद में हमारे पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था और गौरी ने फिर दोबारा धोखे से आके इनको बंदी बना लिया। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 10 है आपका क्वेश्चन नंबर 1857 क्रांति के दौरान बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो बर्टन मैंने आपको याद करवाया था, 1857 की क्रांति की क्लास ली थी तब भी याद करवाया है। और जब भी 1857 की क्रांति का प्रश्न आया है पिछले जो टेस्टों में, तब भी मैंने याद करवाया कि कोटा के राम सिंह द्वितीय का बटन टूटा। तो वो शब्द मैं क्यों कहता था, कोटा के राम सिंह द्वितीय का बटन टूटा, यानी कोटा क्षेत्र में जो राम सिंह द्वितीय शासक थे और वर्टन, बटन यानी वर्टन, है ना। तो वर्टन कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। और टूटा, टूटने से मतलब है आपका कि जो है मारे गए थे। ठीक है। तो बर्टन और उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? आपके कोटा में मारे गए थे। ठीक है। तो कोटा के राम सिंह द्वितीय का बटन टूटा। ठीक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? तो ये हो जाएंगे आपके पूनम चंद बिश्नोई जी। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थी आपके बिचौलिया किसान आंदोलन से। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की महिला नेत्रियों में अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी प्रमुख महिला थी जो संबंधित थी इनसे बिजोलिया किसान आंदोलन। और अगर इससे बिजोलिया की जगह आपको देखने को मिले, ऑप्शन में आपको देखने को मिले, ऑप्शन में क्या देखने को मिले आपको? आपको मिल जाए शेखावाटी। शेखावाटी अगर ऑप्शन में मिले तो वो भी आपको सही करना होगा। वो क्यों सही करना होगा? क्योंकि रमा देवी जो है हमारे शेखावाटी किसान आंदोलन से भी संबंधित रही है। ठीक है। अच्छा, शेखावाटी किसान आंदोलन की मैंने ट्रिक बताई थी आपको। ट्रिक थी आपकी जो महिला संबंधित थी उन सभी को याद करने की ट्रिक थी एक आपके लिए
कि किशोरी ने उत्मा से कहा, रमा फूल चढ़ाओ जानकी भगवती दुर्गा को। ध्यान से सुनिए, किशोरी ने उत्मा से कहा, रमा फूल चढ़ाओ जानकी भगवती दुर्गा को। ये जो है ये सभी महिलाएं हैं जो आपके शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित थी। ठीक है, यानी किशोरी से किशोरी देवी हो जाएगा। किशोरी देवी कौन थी? हरलाल सिंह की वाइफ थी, जिन्होंने जब शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 महिलाओं का विशाल सम्मेलन आपने पढ़ा होगा, जो विशाल सम्मेलन हुआ था आपके 25 अप्रैल 1934 को हुआ था काटरा थल में, वहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया था। तो किशोरी ने उत्मा से कहा, यानी किशोरी देवी, उत्मा देवी, रमा देवी, उत्मा से कहा रमा फूल चढ़ाओ, यानी रमा से रमा देवी आपके ये आ गई है ना, रमा देवी फूल चढ़ाओ यानी फूला देवी। ठीक है, और जानकी भगवती दुर्गा को, यानी जानकी देवी, भगवती देवी और दुर्गा देवी। ठीक है, भगवती देवी दुर्गा को। तो याद हुआ? कुछ याद रखिएगा, कुछ तो अच्छी जानकारी ही दी है। चलिए बढ़े आगे, आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? आप सभी इसको तो बिना देखे सही कर देंगे कि राव चूड़ाजू को कहा जाता है, चूड़ा को। ठीक है, कुंवर चुंडा को। चूड़ा राणा लाखा का पुत्र था, जिसने लाखा की पत्नी हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र के पक्ष में, मोकल के पक्ष में मेवाड़ का राजपाट त्याग दिया। इस कारण इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। आप सभी जानते हैं, इसके बारे में मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो राजस्थान की तैयारी कर रहा है, उस जिसने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है, तो वो चुंडा मेवाड़ के भीष्म पितामह को अच्छे से जानते हैं। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामाशाह को याद किया जाता है। किसे याद किया जाता है? भामाशाह को याद किया जाता है। अच्छा, भामाशाह को याद किया जाता है क्योंकि भामाशाह ने महाराणा प्रताप की काफ़ी आर्थिक सहायता कर मेवाड़ की रक्षा की और अपना योगदान दिया। 1547 में ओसवाल परिवार में जन्मे भामाशाह के पिता का नाम क्या था? भारमल था। तो ओसवाल परिवार से थे, 1547 में जन्मे और नाम था इनके पिता का भारमल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी थी? तो सज्जन सिंह को लॉर्ड लीटन ने जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 यानी संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। और बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके बाद में यानी 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान की स्थापना होती है, इसका जो है उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, चलिए बड़े आगे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका, मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया था? तो ये झाड़ोल से जो है करबंदी आंदोलन आरंभ किया गया था। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो बालाथल सभ्यता का उत्खनन BN मिश्र के निर्देशन में हुआ था। मैं आपको बता चुका हूँ बालाथल सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल। ठीक है, झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित है? तो झाड़साई आपके जयपुर में है, जयपुर में झाड़साई। जयपुर के कछवा शासकों ने मुगल काल में झाड़साई सिक्के चलाए, जो तोल में 1 तोला था, और ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए थे। तो ब्रिटिश काल में चांदी के कौन से सिक्के चले थे? तो वो चले थे आपके कलदार सिक्के। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर, कि किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 की भरमार थी? 22 की भरमार थी आपके महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में। जयपुर शासक प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे, जिन्हें गुणीजन खान कहा जाता था। गुणीजन खान कहा जाता था आपके जयपुर के शासक प्रताप सिंह के शासनकाल में। महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में कितने संगीतज्ञ थे? 22 संगीतज्ञ थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गुणीजन खान कहा जाता था।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्यकालीन राजस्थान में जाप्ती एक प्रणाली थी। तो मध्यकालीन राजस्थान में जाप्ती एक भू लगान निर्धारण की विधि थी। क्या थी? भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। चलिए बढ़े आगे आ जाइए। 22वां क्वेश्चन है आपका कि नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? तो नीमच में विद्रोह होता आपका 3 जून को। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया। कैप्टन मैकडोनाल्ड ने किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है, तो 3 जून को जो है नीमच छावनी में विद्रोह होता है। अच्छा, छावनियों की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, किस किस को याद है ज़रा कमेंट में लिखिएगा। छावनियों की मैंने ट्रिक बताई है, उसको एक बार कमेंट में लिख दीजिए। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी साथियों, आप सभी को मालूम है ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी और इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। 6 छावनियों को मैंने आपको रटवाया था बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आपको याद तो होंगी वैसे। तो ऐसे थी आपकी एरनपुरा छावनी। ठीक है, ए से कौन सी हो जाएगी? एरनपुरा छावनी। न से हो जाएगी आपकी नसीराबाद छावनी। अच्छा, नी से कौन सी हो जाएगी आपकी? ए नन्नी नी। तो ये जो नी है ना, इससे हो जाएगी आपकी नीमच छावनी। ठीक है, और है आपकी कौन सी? ब्याह ब्याह देखन चली है ना, तो ब्याह से कौन सी हो जाएगी आपकी? ब्यावर छावनी। और खन से कौन सी हो जाएगी आपकी? खैरवाड़ छावनी। तो 6 छावनी हो गई ना, 1 1 2 3 4 5। अच्छा, एक और रह रही है ना, 5 हुई है ना। तो अब अपनी खन से तो खैरवाड़ हुई, और ये जो दे शब्द है, दे से कौन सी हो जाएगी? ये जो दे है, दे से हो जाएगी आपकी देवली छावनी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी 6 छावनी। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है, वो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी ऐसी 2 छावनी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये आपसे आज का प्रश्न हो जाएगा। इन छावनियों में से ऐसी कौन कौन सी 2 छावनियाँ थी जिन्होंने 57 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। प्रश्न है, आपको कमेंट में आंसर देना होगा। 2 छावनी है जिनका नाम आपको कमेंट में देना है, और याद हो गई ट्रिक से आपको ये तो। ठीक है, चलिए तो बताइएगा ज़रूर कि ऐसी कौन सी 2 छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का बना हुआ है? तो ये आपके 19 रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से जो है राजस्थान राज्य बना। ठीक है, राजस्थान का जो एकीकरण है वो आपके कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, 7 चरणों में पूर्ण हुआ। उस वक्त जो है आपके 19 रियासत थी ये 19। ठीक है, 19 रियासत थी, और 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश में राजस्थान बटा हुआ था। ठीक है, तो 19 रियासतों को रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। आपका प्रश्न है 24 कि किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी सही दिया हुआ है, गलत को पहचानना है आपको। तो मेरे भाई, तारागढ़ बूंदी में स्थित है, बिल्कुल है। अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। सोनारगढ़ आपका जैसलमेर में है। जिसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं। ठीक है, गागरोन दुर्ग आपका झालावाड़ में है। कुंभलगढ़ जो कि उदयपुर में दे रखा है, ये आपका गलत दे रखा है। कुंभलगढ़ कहाँ है?
राजसमंद में स्थित है, जिसका निर्माण मौर्य शासक संप्रति व पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, तो निर्माण अगर पूछा जाए तो मौर्य शासक संप्रति ने करवाया था वैसे प्रारंभ, लेकिन पुनर्निर्माण दोबारा से कुंभा ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का सही है? तो यह हो जाएगा आपका चारचौमा का शिव मंदिर। चारचौमा का शिव मंदिर कोटा में स्थित है। चारचौमा का शिवालय गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर। शिव मंदिर में चतुर्मुखी शिव की मूर्ति आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, जिसके वास्तुकार थे लालचंद्र उस्ताजी। तो वास्तुकार को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न बन चुका है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो वास्तुकार कौन है? हवा महल के लालचंद उस्ता। सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया 1799 में। मीर सैयद हुसैन खिंगसवर की दरगाह देखी जाती है? तो तारागढ़ अजमेर में मीर सैयद हुसैन की जो है आपको दरगाह देखने को मिलती है। जब मीर सैयद हुसैन खिंगसवर की दरगाह को एक नाम से और जाना जाता है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है किसी प्रकार से आ सकता है। तो वो जाना जाता है मेरे दोस्त मीरान शाह की दरगाह। तो आपको देखने को मिल सकता है मीर सैयद हुसैन खिंगसवर भी देखने को मिल सकता है, और मीरान शाह की दरगाह भी आपको देखने को मिल सकती है। दोनों को याद रखिएगा। दोनों कहाँ है? मतलब एक ही है, ये एक ही के दो नाम है। तो तारागढ़ दुर्ग यानी गढ़विठली दुर्ग राजस्थान के हृदय, अरावली का अरमान, राजस्थान का नाका, गढ़विठली पूर्व का जिब्राल्टर। किसने कहा? बिशप हेबर ने कहा। दूसरा जिब्राल्टर विलियम बेंटिंग ने कहा। यहीं पर है आपके मीर सैयद हुसैन खिंगसवर की दरगाह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर। डूंगरपुर में स्थित नौलखा की बावड़ी का निर्माण आस्करण की किस रानी ने करवाया था? तो ये थी आपकी प्रीतम दे ने निर्माण करवाया था। डूंगरपुर में स्थित इस बावड़ी का निर्माण महाराजा आस्करण की रानी प्रीमल दे या फिर प्रीतम दे, प्रीतम प्रीमल एक ही है, याद रखिएगा। इस बावड़ी से बेणेश्वर के शिव मंदिर की जानकारी भी प्राप्त होती है। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से? तो गीत गोविंद सार का संबंध आपके मेवाड़ शैली से हो जाएगा। किससे है? मेवाड़ शैली से। उस्ता कला का संबंधित है। उस्ता कला आपके चर्म शिल्प से संबंधित है। किससे संबंधित है? चर्म शिल्प से। अच्छा, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण यानी राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? तो राग कल्पद्रुम के रचनाकार कृष्णानंद व्यास जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कृष्णानंद व्यास जी। राग कल्पद्रुम नामक संगीत ग्रंथ की रचना कृष्णानंद व्यास यानी मेवाड़ में की गई थी। वीर तेजा जी का संबंध नागौर से था, लेकिन राज्य में इनके सर्वाधिक थान कहाँ बने हुए? तो संबंध तो नागौर से था, लेकिन सर्वाधिक तो भाई अजमेर में बने हुए। अजमेर के आपके जो है सुरसरा गांव में, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई सांप के काटने से, आप सभी जानते हैं। लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए इनके मुख्य थान अजमेर के सुरसरा, ब्यावर के सेंदर या भापता में है। इनके थान चबूतरे पर पत्थर, घुड़सवार तथा सर्प का चित्रण उत्कीर्ण होता है। ठीक है, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। हाकिम राजा का प्याला आपके कंजर जो होते हैं, कंजर जनजाति के लोग जो होते हैं, ये हाकिम राजा का प्याला यानी शराब पीते हैं, पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम रसिया अलवर भरतपुर में बम रसिया चलता है आपके। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन है आपका। किस सभ्यता की महिलाएं मृण में एवं चमकीले पदार्थों की मणियों के आभूषण पहनती हैं? तो ये हो जाएंगे आपके कालीबंगा और आर्य सभ्यता की जो महिलाएं थी, वो मृण में एवं चमकीले पत्थरों के मणियों के आभूषण पहना करती थी। राजस्थान के पुरातत्व स्थल कालीबंगा व आर्य से स्त्रियों द्वारा मृण में व चमकीले पत्थरों के मणियों के आभूषण पहनने के साक्ष्य मिले हैं।
घरुबो घरुबो क्या है? घरुबो घरुबो क्या है? तो घरुबो आपके विवाह में दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र को घरुबो कहते हैं। विवाह के टाइम पे बनाते हैं ना, मोर मांडना वगैरह दीवार पे बनाते हैं ना काफ़ी। आजकल तो नाम देखने को देखा होगा आपने, लिखा होगा दीवारों पे कि जय संग जया किशोरी, या फिर जो भी मतलब आप कह सकते हैं नाम, पति और पत्नी का दोनों का नाम लिखा जाता है, और हार्ट का जो दिल है वो बनाया जाता है, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से जो दीवार पर मांडने बनाए जाते हैं उनको कहते हैं घरुबो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से आपको असंगत युग्म छांटना है। तो असंगत युग्म यानी गलत को छांटना है। तो सही आपको दे रखे है, गलत आपको बताना है। ग्रीष्म महोत्सव आपके माउंट आबू में मनाया जाता है, सही है। चंद्रभागा महोत्सव यानी चंद्रभागा महोत्सव मेला आपके झालावाड़ में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव आपके जयपुर में मनाया जाता है। और ऊंट महोत्सव आपके जैसलमेर में ना ही बीकानेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ऊंट महोत्सव? बीकानेर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। जैसे देवनारायण जी के फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देवनारायण जी के फड़ के वाचन के साथ जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नारायणी माता का स्थल किस जिले में स्थित है? तो नारायणी माता का जो स्थल है वो आपके अलवर जिले में स्थित है। यहाँ बैसाख शुक्ला एकादशी को मेला भरता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी से युद्ध किया था, सभी जानते हैं, गोगा जी। अच्छा चलिए बताइए, पंचवीरों के नाम आपको बताने हैं। पंचवीर कौन कौन से हैं? क्योंकि पंचवीरों से प्रश्न बनता है कि निम्न में से पंचवीरों में कौन शामिल नहीं है, कौन से लोक देवता है। इस प्रकार से प्रश्न कई बार बन चुका है। तो पंचवीरों की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ट्रिक थी आपकी, पाबू हडबू रामदेव, पाबू हडबू रामदेव मांगलिया में हा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हा। याद है कि नहीं? पाबू हडबू रामदेव मांगलिया में हा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हा। पाबू हडबू रामदेव मांगलिया में हा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हा। पांचों पीरों को याद रखिएगा। और महमूद गजनवी से आप जानते हैं गोगा जी ने युद्ध किया था, और महमूद गजनवी ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी, ये आपको बताना है कमेंट में। महमूद गजनवी ने उपाधि दी थी गोगा जी को, उपाधि कौन सी दी थी, ये आपको क्या बताना है, कमेंट में आंसर देना है इस प्रश्न का। ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल प्रश्न पूछा है, तो ये आपको आना ही चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर आंसर देना। प्रश्न नंबर आपके सामने 41, कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मणिजिन विजय का किस जिले में जो है जन्म हुआ था? वह जिला कौन सा है? तो वह जिला है आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में मणिजिन विजय का जन्म 1888 में भीलवाड़ा जिले की हुरडा तहसील के रूपाहेली गांव में होता है। तो कहाँ होता है? हुरडा तहसील रूपाहेली गांव, भीलवाड़ा जिला। 1888 में मणिजिन विजय का जन्म होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 42वां। 42वां क्वेश्चन है आपका कि कौन सा युग्म असत्य है? असत्य युग्म आपको छांटना है, यानी कि गलत दे रखा है, सही दे रखे हैं आपको। एक जो ऑप्शन है आपका गलत होने वाला है। तो बाबा रामदेव का मेला मसूरिया जोधपुर में, सही हो जाएगा। खेजड़ली वृक्ष मेला जोधपुर ग्रामीण, आप सभी जानते हैं। ठीक है, बिश्नोई समाज इसमें जो है भाग लेता है, सर्वाधिक भाग, वैसे तो सभी लेते हैं। कपिल मुनि का मेला आपके बीकानेर में लगता है, लेकिन जम्बेश्वर का मेला आपके धुले उदयपुर में, गलत दे रखा है आपको। ये लगता है आपका नौखा बीकानेर में। कहाँ लगता है? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में आपके मेला लगता है नौखा। बीकानेर में भरता है जम्बेश्वर का मेला। ठीक है, चलिए इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है
कि जैसे आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, कपिल मुनि का मेला बीकानेर में लगता है, लेकिन बीकानेर की जगह आपको कौलायत भी देखने को मिल सकता है। कौलायत भाई बीकानेर में ही स्थित है, तो कौलायत भी दे सकता है अपने एग्जामिनर आपको। तो दोनों ही शब्दों को याद रखना है, कपिल मुनि का मेला कौलायत बीकानेर में लगता है, ठीक है। इसी प्रकार जम्बेश्वर का मेला नौखा बीकानेर में लगता है, ठीक। फिर से आपका असंगत युग्म आपको छांटना है। असंगत युग्म है तो कुबल्यमाला उदयतन सूर्य ने लिखी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय आपके जयनक ने लिखी थी। ढोला मारू रधुआ कवि कल्लोल ने लिखा। और डूंगर बाबजी जो है भट्ट बाह भट्ट, ये गलत दे रखा है, ठीक है। अच्छा, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जल महल आपके बाड़मेर में स्थित है, बटाड़ू का कुआं, बटाड़ू का कुआं, ठीक है। अच्छा, रेगिस्तान का जल महल तो आपने बता दिया, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में। ये बताइए आप कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं और कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है, ठीक है। ये आपका प्रश्न हो जाएगा। कमेंट में आंसर बताइएगा कि रेगिस्तान का जल महल आपने बता दिया बटाड़ू का, लेकिन राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं और कहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो जीण माता आप सभी जानते हैं चौहान वंश की कुल देवी हो जाएगी, ठीक है। जब मंदिर कहाँ है तो जीण माता का मंदिर आप सभी जानते हैं अजमेर में है, सॉरी अजमेर नहीं, सीकर, सीकर में स्थित है। सीकर में आपके हर्षनाथ की पहाड़ी है, हर्षनाथ की पहाड़ी पर, हर्षनाथ पहाड़ी पर आपके जीण माता का मंदिर बना हुआ है। और वहीं पर पास में आपके हर्षनाथ जी का मंदिर भी है, क्योंकि जीण माता और हर्षनाथ दोनों भाई बहन थे, ठीक है। आपको इनकी कहानी अच्छे से आपने सुनी होगी, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, भीलों में भगत पंथ का प्रारंभ किसने किया था? तो भीलों में भगत पंथ का प्रारंभ किया था आपके गुरु गोविंद गिरी ने। भीलों में धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाला व्यक्ति था, भगत कहलाता था। और उदारिया पंथ जो है भील जनजाति में होता था। गुरु गोविंद गिरी ने क्या किया? भगत पंथ का प्रारंभ किया था भीलों में। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ये हो जाएगा आपका पहला ही बेणेश्वर। तो बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा में पहला ही गलत हो जाएगा, बांसवाड़ा में नहीं, ये आपका डूंगरपुर में डूंगरपुर में, डूंगरपुर में कहाँ पर? डूंगरपुर में आपके सोम माही प्लस जाखम, सोम माही जाखम तीनों नदियों के जो संगम है, संगम पर जो है बेणेश्वर मेला लगता है। और इनका जो संगम है उसे निर्माण करती है आपकी सोम माही और जाखम नदी, ठीक है। चलिए, हाथी महोत्सव आपका जयपुर में, बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर जी का मेला करौली में लगता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य और उसके क्षेत्रों में जुड़े युग्मों में कौन सा सही नहीं है? तो लोक नृत्य और उनके क्षेत्रों को आपको बताना है। तो ढोल नृत्य आपके जालौर में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। डांडिया नृत्य आपके मारवाड़ में किया जाता है, ठीक है। और बम नृत्य आपका बम भरतपुर अलवर, प्रश्न आया था आपको याद होना चाहिए। अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर पहले भी आ चुका है ये प्रश्न, इसलिए याद होना चाहिए। गीदड़ नृत्य आपके शेखावटी में किया जाता है। तो गलत क्या हो जाएगा? बम रसिया दे रखा है जो कि बीकानेर में दे रखा है, जबकि कहाँ होता है? अलवर भरतपुर के इधर, ठीक है। चलिए 49वां क्वेश्चन है आपका, गोमती सागर पशु मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो झालरापाटन में होता है गोमती सागर पशु मेले का आयोजन, ठीक है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है आपके जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में स्थित है नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ।
ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 51 प्रश्न से डांग की रानी किसे कहते हैं। आपको यदि आता है तो आप इसका आंसर कमेंट में देना है ना। और यहाँ से हम शुरू करेंगे अगले पार्ट में। पार्ट वन आपका यहीं तक कंप्लीट होता है, ठीक। और पार्ट टू में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। किस प्रकार से हम व्याख्या करते हैं वो आपको अच्छी लगती है या नहीं, या फिर कहीं मैं आपका टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा इन चीज़ों में। तो सारी चीज़ें बताइएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि मैं जो बताता हूँ वो आपको अच्छा लगता होगा, है ना। क्योंकि हर एक चीज़ का प्रश्नों के माध्यम से और ट्रिकों के माध्यम से हम याद करते हैं तो वो बेहतरीन होता है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा और ज़रूर कर लीजिएगा। जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक शेयर कीजिए और इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज में आप जुड़े रहिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपके, यानी कि पार्ट टू में कंप्लीट करेंगे इस टेस्ट को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।